वगैरह लेके आ रहे हो तो हो सकता है 20 लाख के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाए, टोटल फिनिश हो जाएगा जी। तो वो थोड़ा नस्ल पर भी डिपेंड है और बाकी साइड पर है। एक एवरेज साइड है वो 3 लाख से 4 लाख में बढ़िया सा बन जाता है। अब जैसे निसार भाई एक बात और बताओ, जैसे कोई भी किसान साथी अपना 100+5 वाला प्रोजेक्ट नॉर्मली लेके चलता है बकरियों का, तो उसमें जैसे 1.5-2 साल के बाद इनकम आनी स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करेंगे भाई 2 साल के बाद वो अपना जो इन्वेस्ट इन्होंने किया वो कंप्लीट कितना इनकम ले सकता है, मतलब कितनी इनकम की बात है? सर मैं एवरेज बताता हूँ, मतलब ये नहीं कि कोई ये मत कह देना कि सर इतना होता ही नहीं है, नहीं ये देखो, क्योंकि वो कैलकुलेशन में जब बात आती है ना तो वो ए से लगा के जेड तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका एवरेज निकाला जाता है। तो कई जगह ज्यादा भी हो सकता है, कई जगह कम भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन बताते ही नहीं, इसी डर से कि लोग कहेंगे ये ज्यादा या कम है। नहीं मैं एवरेज बता देता हूँ सर। 100 बकरियां साल में 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है एवरेज। अब आप उसमें से कितना खर्चा करते हो? हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड। हाँ आप उसमें 3 लाख करते हो, 4 लाख करते हो, लेबर है ये 5 लाख तक भी खर्च कर सकते हो। कुछ लेबर ले गया, आपका चारा वगैरह आ गया, तो 10 लाख रुपए तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि 100 बकरी आपको, अरे 12 महीने में एक बकरी कम से कम 10,000 का बच्चा तो देगी। बिल्कुल, तो मतलब 10 लाख रुपए तो नॉर्मली आराम से हाँ बिल्कुल बचा सकते हो अगर बढ़िया सा मैनेज करो। वो बात होती है निसार भाई, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। अगर चारा घर का है, लेबर भी घर के हैं, तो फिर 15 लाख तक भी बचा सकते हो जी। तो अब जैसे एक बात करना, अपना अंदर हम खड़े हैं साइड के अंदर, ये जैसे डिवाइडेशन के राइस का पीछे का क्या है कि भाई ये किस लिए बनाया है, कोई बिन वो अलग अलग बनाए सर, उसमें भी 2 पार्ट है। उसमें छोटे वाले में कई बार ब्रीडर रात को क्या है कि दिन में बकरियों के पीछे रहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन रात में वो क्या है कि सभी बकरी बैठी है उनको सबको परेशान करने लग जाता है। एक बकरी के पीछे है वो भागेगी तो सबको बैठने नहीं देगी, तो ब्रीडर को बंद करने के लिए अलग ब्लॉक बना दिया। अच्छा, छोटे बच्चे हैं रात के समय इन्हें बकरियों के साथ नहीं रख सकते, कोई चोट मार दे या किसी और वजह से कोई नुकसान हो जाए या ज्यादा दूध पी जाए, तो उन बच्चों के लिए अलग से एक पिंजरा बना रखा है। रात को आप बच्चे छोटे अलग ही रखते हैं सर। नाइट में बच्चे कभी भी बकरी पास मत रखो, दूसरी बच्चे उसकी माँ तो नहीं मारेगी, दूसरी बकरी मार सकती है छोटे बच्चे और बच्चे दोनों अलग। अब इसमें है नॉर्मल जो ब्याई हुई बकरियां हैं जिनको ब्रीडर की जरूरत है और दूध पिलाने की जरूरत है, जिनको प्रेग्नेंट करवानी है और जिनको बच्चे। और ये जो पार्टीशन है ये इसके लिए कि जो अभी महीने 1.5 महीने में ब्याने वाली बकरी है उसको न तो बच्चे से मतलब है न ब्रीडर से मतलब है। बच्चे से हटाने के बाद और प्रेग्नेंट होके जो बकरियां हो गई ब्याने से पहले वहां पर रखेंगे, ब्याने से 1.5-2 महीने पहले, ताकि इनकी अलग चराई करी जा सके एक्स्ट्रा और उनको कोई नुकसान भी ना पहुंचा सके, उनके लिए अलग से। चलो बाहर चलते हैं निसार भाई, ये और बता दो जैसे बकरी 2 बार बच्चे कितने दिन में दे देगी? सर हर नस्ल का अलग अलग टाइम होता है। जैसे अपने सिरोही और बर्बरी की माने, बर्बरी है वो आपको 12 महीने में नॉर्मली 2 बार बच्चे दे देगी। 12 महीने में? हाँ नॉर्मली 2 बार। नॉर्मली तो अगर बच्चों की संख्या की बात करें भाई, एक में एक लेके आती है, एक में मतलब औसत कितनी पड़ेगी भाई? सर मैं मान के चलता हूँ हर ब्यावत का 1.5 का एवरेज मान के चलता हूँ मैं। 1.5 का एवरेज? हाँ कई बकरियां 2 ले आती है, कई 3 ले आती है, अधिकांश बकरियां 1 लेके आती है, तो मैं 1.5 का एवरेज मान के चलता हूँ। हाँ, आ जाओ। तो अगर साल में 2 बार ब्याह रही है तो साल के 3 बच्चे एक बर्बरी के हो गए। सिरोही में है थोड़ी सिंगल लाने की क्षमता ज्यादा है, यानी 60 से 70% बकरियां सिंगल बच्चा लेके आती है, तो मैं साल का भी इनका 1.5 का एवरेज निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 100 बकरियों से 150 बच्चे मतलब 150 बता रहे हैं मैं, क्योंकि सिरोही ये वो साल में 2 बार नहीं ब्याती है, ये 16 महीने लगभग एवरेज टाइम है। अगर 2 बार ब्याने का बढ़िया चराई कराओ तो, और कम चराई कराते हो तो वो 16 से ऊपर भी टाइम ले सकती है 2 बार ब्याने में। 2 बार ब्याने में हाँ जी। तो इसमें 16 महीने 2 बार की औसत बच्चों की हम लगाए चले तो 3 बच्चे लगा के चले 2 बार में। हाँ 2 बार में 1.5 16 महीने मतलब 100 बकरियां अगर प्योर सिरोही की हैं तो वो 300 बच्चे हो जाएंगे। हाँ 300 बच्चे हो जाएंगे 16 महीने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सेल आउट में जैसे छोटे बच्चे सेल करने चाहिए या थोड़े बड़े करके, उसमें क्या फर्क रहेगा? इसमें इनकम है ना, आपको एक अलग आइडिया है, एक तरीके बताता हूँ मैं, मानने न मानने किसानों की मर्जी। वो अगले की खुद की। अगर आप ब्रीडिंग पर काम कर रहे हो, ब्रीड पर काम कर रहे हो, तो आपको जो अच्छी नस्ल के बच्चे हैं वो आप तैयार करके ब्रीडर के रूप में बेचो, वो अपने पास रखो, ब्रीडर बना के बेचो उनको। तो उसको आपको मीट पर्पज से ज्यादा पैसा मिलेगा जी। और आपको ये लगता है कि यार ये 50-40 बकरे 200-250 में से ये ब्रीडर के लायक नहीं है, कद काठी छोटी है या कलर नहीं है, शाइनिंग नहीं है, उनको आप मीट पर्पज के लिए तैयार करके सेल कर सकते हो, ठीक है ना। मीट के बजाय अगर वो अच्छे बच्चे हैं, मान लो कि आपके 250 में से मान लो 200 बच्चे भी अगर अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर बना सकते हो, तो आप ब्रीडर बना के बेचो, अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को बकरियां मिल जाती है, ब्रीडर नहीं मिलता। 10,000 की जो हम इनकम लगा के चलते हैं एक, वो उस जगह फिर 20,000 का एक बच्चा सेल आउट होने बिल्कुल। और इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी जो बकरियां हैं वो प्योर नस्ल की होनी चाहिए और उनका ब्रीडर है वो भी प्योर होना चाहिए। एक बात और पूछूं नहीं सर भाई, जैसे अपने जो बकरियां लेके आते हैं, जैसे आप कौन से ब्याह की अपने पास सिरोही बकरियां, फर्स्ट टाइमर या सेकंड या थर्ड भी है? सिरोही में सर मिक्स है। मिक्स है? हाँ फर्स्ट भी है, कुछ 6 दांत भी हैं, कुछ 4 दांत भी हैं और कुछ 2 दांत भी हैं, मिक्स है।
तो अपना ये पूछने का और मकसद बर्बरियां है ना सारी, हाँ। ये सब 4 दांत से नीचे नीचे ही है, नीचे नीचे मैक्सिमम 2 दांत ही है, कुछ बकरियां 4 दांत है। इसमें पूछने का मकसद ये था कि भाई कितने दिन तक अपने बकरी से बच्चे अपने फार्म पे लें, उसके बाद उसको जैसे सेल आउट करके नीचे से अपने मादा तैयार कर लें अलग से। भी अब मान लो आप कितने बार हम बच्चे ले 2 दांत की बकरी लेके आए हो और वो बच्चे देते देते मान लो 6 दांत हो गई है, हाँ। तो 6 दांत के बाद आप उस कोशिश करो सेल आउट करने सेल की। आउट कर अगर वो 6 दांत से ऊपर चली गई है, उसकी वृद्धावस्था दिखने लग गई है शरीर से, हाँ। तो फिर थोड़ा खरीदार भी हिचकाएगा और बेचने में परेशानी होगी। परेशानी होगी। तो 6 दांत बकरी हो गई है, कोशिश करो उसको सेल आउट कर दो, कम ज्यादा मिल रहा है तो, जी है ना। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें अपने पास जो भूसा आपने ले रखा है सूखा, जैसे हरे में तो नेपियर लगा रखा है आपने बहुत बढ़िया, हाँ हाँ। सूखे में भूसा कौन कौन सा यूज ले रहे हो आप? सूखे में सर गुआरी का, ये जो ऊपर ज्यादा, हाँ ये पूरा गुआरी का है, गुआरी का 400-450 क्विंटल गुआरी का है और 100-150 क्विंटल उस साइड में मूंगफली का है। मूंगफली का, हाँ, और बाकी मोट का चारा भी मैंने डलवा रखा है, लौंग पत्ती भी बच्चों के लिए डलवा रखी है। तो अपने पास जैसे देखो यहाँ पे तो अपने पास तो मूंग गुआर मोठ ये हो जाते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जिस इलाके में मूंग मोठ गुआर ये नहीं होते, उसके में कौन सा खाना यूज लेना चाहिए किसान साथी को? मतलब क्या क्या उनको खिलाने में सूखा भूसा? अब अपने भारत को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं चारे के हिसाब से। हाँ। एक तो सूखा डेजर्ट एरिया है, हाँ। जहां पर सिर्फ बारिश के सीजन में आपको हरा चारा मिलता है 2 महीने 3 महीने। हाँ। उसके अलावा सूखा ही चारा है। हाँ। लेकिन डेजर्ट एरिया में सूखे चारे में सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा है। हाँ। अपने मोठ का है, मूंग का है, गंवार का है, चने का है, हाँ। और ये अपने मूंगफली का है, और लौंग पत्ती है, जी जी, झाड़ी का पाला है। का पाला। तो ये इतने सूखे चारे डेजर्ट एरिया में मिलेंगे जो आपको जो घनी एरे वाला जो एरिया उसमें नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मतलब अपने यहाँ सूखे मौसम में शानदार चारे हैं। नहीं और, हाँ, हाँ एक ये हो गया को बीच वाला जो पार्ट है, हाँ। जहाँ पर क्या है कि हरा रहता है, हाँ। 12 मासी हरा रहता है, पानी भी लगता है, हाँ। लेकिन कुछ समय उनके सूखा भी रहता है। हाँ। तो वहां पर क्या है कि वो अगर पानी उनका ठीक ठाक है तो आप उसमें जो है रिजका है, मक्का है, बरसीम है, ये लगा सकते हो, नेपियर है, 500 ये लगा दिए। बाकी 2 चीज और ऐसी हैं, एक नीम है, एक अरडू है। अरडू है, ये आप कहीं भी किसी भी मौसम में पूरे भारत में कहीं भी लगा लो आप, लगा लो, हाँ, सब जगह लग जाएंगे। ये भी चारे के रूप में काम। एक एरिया वो पहाड़ी इलाका है जहाँ सर्दी गर्मी में दोनों में परेशानी है। गर्मियों में उनको नीचे जाना पड़ता है, हाँ। और सर्दियों में गर्मियों में उनको ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ियों पर, और सर्दियों में उनको नीचे आना पड़ता है। तो वो शेड बना के प्रॉपर बकरी फार्म नहीं कर सकते, उनको चारे की समस्या आती है। उनके वहां पर सिर्फ गेहूं का भूसा है, हाँ। जो वहां पर गेहूं का भूसा है, बाकी और कोई चारा नहीं है। तो 2 महीने उनको प्रॉब्लम आती है। हाँ। अपनी सर्दियों में सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सर्दियों में उनको ऊपर ले जा नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो प्रॉब्लम आती है साइड को छोड़ के। हाँ। उस समय वो सरसों की खड़ी की गाड़ी गिरवा डलवा सकते हैं यहाँ से, नीचे से ले जाके सूखी डाले वो सरसों की, अपने जो तूड़ा है गेहूं का, सरसों की खड़ी भिगो के वो डाल, और उस तूड़े में मिला के 2 महीने तक आप उससे काम चला सकते हो। बाकी टाइम में उनको प्रॉब्लम है नहीं, पहाड़ियों पर खूब घास होता है उनकी। नहीं, अगर वैसे अगर अपने कहीं सूखे इलाके अपने इलाके से तो ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो महंगा पड़ेगा सर, महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो आइडिया है कि आप यहाँ समतली जो इलाके हैं पहाड़ियों पर ले जाने के लिए यहाँ चारा खरीद के आप प्लेट मशीन लगा के वो फीड बना के फिर गाड़ी लोड करके ले जाओ, तो उसमें अनाप शनाप खर्चा है। तो आप इससे अच्छा सरसों की खड़ी सस्ती आती है, खड़ की गाड़ी ले जाओ 2-3 हज़ार रुपए कुंटल। हाँ, और वहां पर गेहूं का तूड़ा है ही, उसमें भिगो के खड़को और वो मिला के उनको गर्म पानी में मात्रा देनी चाहिए। जैसे एक बकरी लगा लो, बकरा लगा लो, कितनी मात्रा दिन की देनी चाहिए? ये मान के चलो कि सरसों की 1 kg खड़ भिगोगे ना, तो फूलने के बाद वो लगभग ऐसे दिखेगी जैसे 2 kg 2.5 kg हो गई। तो वो आप 5-6 बकरियों को आराम से, 5 बकरियों को भी खिला सकते हो। 200-250 ग्राम खड़ी सूखी है तो भीगने के बाद वो आधी किलो जैसी हो जाएगी। खड़ी भीगने के बाद फूल जाती है। और जैसे अपने दाना पानी और कुछ आप रांध के भी कुछ पका के अनाज भी देते हैं क्या? सर्दियों में देते हैं सर। कौन सा अनाज? सर्दियों में हमें बाजरा और मेथी देते हैं पकाकर, और गर्मियों में अभी जौ देंगे। गर्मियों में जौ, हाँ नहीं, गर्मियों में जौ सीधा ही। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बकरियां बच्चा गिरा सकती है, हिलक रही है, तो भिगो के दे दो आप। तो ये वरना फिर वैसे डाल। हाँ, और ये बाजरा ये भी तो सीधा डाल सकते हैं? सीधा नहीं। गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ी हीट की जरूरत होती है, तो पका के आप हल्का गरम खिलाओगे ना। बाजरा पका लिया, उसमें थोड़ी मेथी भी, यानी 3 हिस्से का बाजरा, 1 हिस्से की मेथी, और पका के आप अच्छी तरह उसमें आप कोई भी मिनरल मिक्सचर भी डाल सकते हो, लीवर टॉनिक भी डाल सकते हो। उसमें एक वो जो आजमा के लिए एक चीज और बनती है, नमक और ये इसका अजवाइन का इनका एक पेस्ट बनाया जाता है, सूखा पाउडर, वो भी चम्मच बुरका के दे सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगी आपको जानकारी, यहाँ सब बताते हैं। अपने यूट्यूब चैनल भी, निसार इंडियन यूट्यूब चैनल है ना, उस पर सारी जानकारी है।
बाकी ऑफलाइन ट्रेनिंग में आओगे तो वहां तो भरमार है ज्ञान मतलब की। वहां पर तो आपको स्टार्ट करने से मतलब इनकम करने का पूरा तरीका बताया जाएगा। बिल्कुल सर, और यानी कि NLM स्कीम की भी बकरी जानकारी और apply बकरी करने नाम से लेके पूरा बिजनेस डेवलप करने Business तक की करने। पूरी प्रशिक्षण है। जी, तो निसार भाई एक जैसे एक बात और रह गई थी अपने खाने के बारे में कि हरे की मात्रा, जैसे कई बताते हैं भाई ज्यादा हरा डाल देंगे तो उसमें बकरियों को दस्त लगने की संभावना रहती है, तो इतने में कितना कॉम्बिनेशन रखे भाई, सूखा कितना और हरा कितना? सर उसका थोड़ा मैनेजमेंट अच्छी तरह करना होता है। जी। जिन बकरियों ने पहले हरा खाया नहीं है और सुबह यहाँ पे कच्चा हरा डाल रहे हो, हाँ। खाली पेट है तो दस्त लगेंगे, कॉमन सी बात है। प्रोटीन ज्यादा होता है, जी। प्रोटीन हजम नहीं होगा, जी। लीवर कमजोर है तो दस्त लगे ही लगेंगे। जी। ऐसा स्थिति आपके पास है कि हैरा है लेकिन डालते ही आपके दस्त लगते हैं, तो खाली पेट मत डालो उनको। हाँ। पहले आप सूखा डालो उनको सुबह सुबह, हाँ हाँ। और 11-12 बजे है ना, सुबह ही वो हरा चारा काट के छोड़ दो, लेकिन खिलाओ कब उसको? दोपहर को। हाँ। सुबह नाश्ता उनको, जैसे अपने पीते ना सूखा चाय, दे दो। चाय पी लेते हैं, हाँ। खाली पेट जो चीज खाते हैं वही तासीर रहती है शाम तक। जी जी। तो अपने हरा खाएंगे सुबह, हाँ। तो वो प्रोटीन की मतलब शिकायत पता हो रहेगी पूरे जाएगी, दिन, और हाँ। दस्त लगेंगे। दस्त। और पहले सूखा खा लिया हम्म। तो फिर दिन में आप बकरियों को कुछ भी खिलाओ, वो दस्त नहीं लगेंगे। जी। और थोड़ा ध्यान रखो कि हरा है वो एकदम कच्चा नहीं डालना है, कोई भी कच्चे का मतलब कोई भी चीज उगते ही एकदम फुल हरा है वो, हाँ हाँ। वो नहीं डालना, मतलब पकाओ लेने के पूरा बाद डालो। पकाओ नहीं है, जैसे अब पीछे दिखाऊं मैं, ये दिखाना भाई, हाँ, ये पका हुआ नेपियर ये पका एकदम, हुआ बढ़िया नेपियर है, बिल्कुल तो इसमें एकदम। डालेंगे तो इसमें सूखे मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप और इनको सूखा भी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ताजा ही और डालते ये हैं ऐसे। कच्चा दिखाऊं तो ये साइड वाला ये कच्चा साइड में निसार भाई, सामने है वो कच्चा कटा ये हुआ। कच्चा है, हाँ तो बिल्कुल, ये नहीं डाल सकते आप, ये नहीं डाल सकते डायरेक्ट, ये डाल सका, वो खाली पेट डालते ही दस्त लगेंगे, दस्त लगेंगे, बिल्कुल तो लगेंगे। निसार भाई एक जैसे 100 बकरियों के प्रोजेक्ट की बात करें, हरा कितनी जमीन में होना चाहिए, तो कितने एरिया में हरा लगा के उसकी पूर्ति कर सका 100 बकरियों की? 100 बकरियों की ये मान के चलो, अगर नेपियर लगाते हो आप, हाँ। तो आप 1.5-2 बीघा में अगर नेपियर लगा लिया ना, हाँ। तो 100 बकरी आपकी 12 महीने तक आपका रिकवर कर देगी। अगर पानी ड्रिप लगा हुआ है उसमें, हाँ हाँ। तो आराम से 1.5 बीघा, आपकी 1.5 बीघा छोटी है सर। हाँ छोटी है हमारी, हमारे कोई बात नहीं, आपकी साइड पक्की 105 बीघा की लगभग है, अपनी हाँ। यहाँ 165 फुट के लगभग है। जी जी जी। तो 1.5-2 बीघा में अगर लगा लोगे तो काफी है सर, काफी है। हाँ बहुत। उसके साथ अपना जो मौसमी हरा रहता है ना, वो अभी जैसे बहुत है, मतलब मौसमी हरा तो लगाना चाहिए, जैसे भाई मक्का होगी, हाँ, बरसीन होगी, जो होगी, जई होगी, ये तो लगा के रखनी चाहिए, ये लगा के रखनी चाहिए। बाकी परमानेंट जो चीज है, ये देखो, हाँ। ये अरडू का पेड़ है, ये अरडू का पेड़ है, तो ये इसका देने का तरीका और बताओ निसार भाई, इसको कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए? जैसे ये अरडू है और ये नीम है, ये इसको छानने के बाद जो कच्चे कुंपड़ लगती है वो मत खिलाना इसको। जब ये लगे ना कुछ पत्ते इसमें पीले हो गए, हाँ। उस समय इसको नीचे खड़े खड़े तोड़ सकते हो सर। एक बांस का लंबा डंडा आता है पतला, हाँ। उसके ऊपर जो अपने दंतिया आता है, उसको सुराख लगा के ऊपर लगा लो बांस के अंदर, हाँ, हाँ, नीचे खड़े खड़े आप इसको तोड़ सकते हो, इतना कच्चा होता है। हाँ। ये तो 15 साल पुराना है, बहुत एक डेमो प्लांट है, तो बहुत बड़ा दिखाने के लिए सर। तो ये पूछने का मकसद ये था निसार भाई, इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल जो किसान है ना, ये सीधा जैसे अभी कच्चा है, ये इसको डाल दिया और बकरियों को लगे दस्त, बिल्कुल बिल्कुल बीमारी, क्योंकि ये कच्चा है, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा, तो इसको जैसे थोड़ा पीलापन, पीले पत्ते होने के बाद डालना चाहिए। हाँ, मतलब कई कहते हैं हमारी बकरियां अरडू खा नहीं रही है, तो वो खाएंगी क्या? आप उनको कच्चे डाल रहे हो, मतलब अभी लगा है, इतने कोंपड़ है, वो तोड़ के डाल रहे हो, तो उसमें बदबू ज्यादा आएगी और उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, दस्त लगेंगे जी। हल्का से ही मान के देना चाहिए दिन में, जैसे हरा देने के बाद या सुबह शाम, किस टाइम? अभी ये सर काटा हुआ नहीं है, हल्के से इसमें पीले पत्ते दिख रहे हैं बीच बीच में, आप दोपहर में डाल सकते हो इनको, दोपहर में कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। सुबह सुखा दो, हरा अगर आपको ये लग रहा है कि हरे से दस्त लगने की संभावना है, तो आप दोपहर में दो। मतलब हरा ज्यादातर, मतलब बात ये है सो बात की कि हरा जो देना वो दोपहर के टाइम, हाँ, जिनको टेंशन है शाम को फिर सूखा दे दो, सूखा दे दो, हाँ, सुबह शाम सूखा और बीच में हरा दे दो, दोपहर में कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी आपको? एनएलएम से अप्लाई करने की, साथ में ट्रेनिंग करने की पूरी जानकारी हमने निसार भाई ने बता दी है भाई साहब। तो जैसे इसमें आपको गोट फार्म अगर करते हैं तो हमने इनकम का एक मोटा मोटा रेशियो बताया है, कितनी इनकम 100 बकरियों के प्रोजेक्ट से हम ले सकते हैं। दूसरी रही बात साथ इसमें कि आपको कई साथियों से सवाल रहते हैं भाई सेल आउट कहाँ होंगी, वो भी निसार भाई ने बता दिया कि भाई अपनी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग करने के लिए आएगा, उसको बकरी के बीज से लेके मार्केटिंग के एम तक की पूरी जानकारी और प्रॉफिट लेने का पूरा तरीका अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो जिस भाई किसान साथी को मतलब एनएलएम में अप्लाई करना है तो नंबर बता दिया निसार भाई ने। दूसरा, अगर किसी को ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है इंडिया के अंदर, सबसे बेस्ट हम बात करेंगे सेंटर की, देश में कहीं से भी आ सकते हो जी, दिल्ली और जयपुर दोनों जगह से 230 किलोमीटर है सर। हाँ जी, और सादुलपुर रेलवे जंक्शन है नजदीक, पूरे देश से ट्रेन आती है। आप तो सर्च करो सादुलपुर रेलवे जंक्शन, या फिर आपको मतलब सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बुकिंग करो, आना कैसे वो हम बता देंगे आपको। किसी को भी आना है तो निसार भाई से अपने पास प्रशिक्षण के लिए आज अभ्यर्थी एक बच्चे हुए जो शाम को जाएंगे, नरेंद्र भाई है, आ जाओ नरेंद्र भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, 5 दिन में कैसा मिला आपको, क्या मिला भाई साहब? अपना नाम और एड्रेस बता दो, ये आप ही पूछो इनसे कि इनको 5 दिन में क्या सीखने को मिला। नहीं यार। नमस्कार साथियों जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह मान है जी, और मैं हनुमानगढ़ जिले का पीलीभंगा तहसील का रहने वाला हूँ जी जी जी। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था और आज मेरा 5वां दिन है जी।
जो कि लास्ट दिन में क्या होता है कि 10 बजे तक ही बैच रहता है। हाँ। 10 बजे बाद फिर सभी रवानगी हो जाती के है। रवानगी हो जाती है, क्यों कई दूर से आए होते हैं सज्जन, तो उनको जाने के लिए समस्या होती है, इसलिए ज्यादा लेट नहीं किया जाता। इसीलिए इसका कारण है कि इस ट्रेनिंग को 5 दिन का रखा गया है जी। जैसे आप मोस्टली सिलेबस 4 दिन में पूरा कर पाते हो। हाँ। अगर आप कोशिश करते हो 4 दिन में पूरा कर पाते हो, पर फिर शाम के टाइम में जैसे जाने वाली और समस्या हो जाती है ना, तो जहाँ फिर जैसे 4 दिन का आपने कहा जाता है कि प्रोग्राम है या मान लो कि क्लासेस हैं, तो आने वाले जो साथी होते हैं वो 4 दिन के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। फिर वो शाम को जाने के लिए थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते। इसीलिए बड़ा सोच समझ के सर के द्वारा इसको 5 दिन का रखा गया है जी। आपने एक बार बताओ किसी को आने जाने के लिए समस्या ना हो। तो जैसे नरेंद्र नाम बताया। हाँ जी। नरेंद्र भाई साहब, अपने निसार भाई का एड्रेस और पता कहाँ चला कि भाई जो बढ़िया ट्रेनिंग करवाते हैं गोट फार्मिंग की, निसार भाई करवाते हैं? ये सर कोई मेरे सज्जन ट्रेनिंग लेके गए थे यहाँ से जी। मेरे को उनके द्वारा बताया गया जी। और वो ऐसे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए थे जी। कि एक तरीके के वो यहाँ से टीचर बन के गए थे, और आपने उन्होंने मेरे को समझाया जी। फिर मेरे को ये लगा उनसे सीखने के बाद, अगर ये 5 दिन में सीख के ऐसा आ गए और सबको समझा रहे हैं, तो क्यों ना खुद जाया जाए और कितना ज्ञान प्राप्त करके लेके। एक नरेंद्र भाई एक बात और मैं पूछूं, जैसे हम ट्रेनिंग करने के लिए आप आए, उससे पहले अपने मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। भाई बकरियां रखेंगे तो देखो लोगों की आम धारणा रहती है, भाई बेचेंगे कहाँ, ये बर्बाद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि भाई क्या क्या आप मतलब इससे प्रॉफिट लेस कहाँ, या फिर कितनी जानकारी आपको ट्रेनिंग में मिली? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना चाहूंगा जी। आपके मन में जो भी सवाल है जी। एक बात वो सारे के सारे यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। जो आपके पास सवाल है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप पूछ ही नहीं पाओगे। जो आपने सोचा नहीं है वो जानकारी, वो सवाल आपको यहाँ बताए जाएंगे कि ये आपने सवाल पूछा नहीं जी। और मैं इससे पहले 4 जगह से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, ये यहाँ पे 5वीं जगह पे आया हूँ। जी जी। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको सब जगह पता चल जाएगा। कोई ऑनलाइन वीडियो देखोगे, किताब पढ़ोगे या किसी ट्रेनिंग में जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, इसके फायदे क्या हैं। ये एक पहला प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहां सबसे पहले बताया गया कि नुकसान क्या है, किस चीज से बचना है। दोस्तों, कोई भी इसको अपने बिजनेस कह सकते हैं, कोई भी अपने बिजनेस करते हैं, उसके फायदे क्या हैं ये अपने देख लेते हैं, उसके नुकसान नहीं देख पाते क्योंकि अपने को उसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी दिखती है कि अपने नुकसान की तरफ ध्यान नहीं जा पाता। इस वजह से अपने को नुकसान होता है और फिर वो जल्दी छोड़ जाते हैं, मतलब जैसे नुकसान हुआ वो अपने छोड़ जाते हैं, डिमोनेटाइज होकर वो छोड़ जाते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग का एक तो मैंने ये रह गया कि आपको पूरी जानकारी, जैसे किसी बिजनेस करते हैं तो उसके प्रॉफिट से लेके हमें नुकसान क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी पूरी मिली। बिल्कुल। और साथ में दोस्तों ये भी है कि जो अगर आप नेट पे भी ढूंढोगे या किसी ऑफलाइन ट्रेनिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा इजीली। हर जो बचाव के लिए दवाई है उसका नुकसान भी है और वो चीजें आप यहाँ आके सीख पाओगे। मेडिकल की पूरी जानकारी, मेडिकल की, यहाँ देसी और अंग्रेजी दोनों दवाइयों के लिए हर बीमारी के लिए इलाज बताया जाएगा। और एक जैसे कि बुखार हो गया, बुखार की क्या दवाई है, और बुखार की बहुत सारी दवाइयां हैं मेडिकल पर उनमें से किस तरह का बुखार है या बुखार के साथ में और कौन से लक्षण है, तो ये आपको नहीं देनी है, इससे नुकसान हो सकता है। ये चीजें आप यहाँ आके सीख पाओगे। हर एक कामयाब व्यापार के अंदर कुछ होता है ना कि छुपे हुए पॉइंट्स होते हैं, छुपे हुए राज या पॉइंट, राज, सफलता के मंत्र हम जिसे कह सकते हैं। सफलता के मंत्र। तो दोस्तों मेरे को लगता है इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑल इंडिया के अंदर बेस्ट गोट फार्मिंग की ऑफलाइन ट्रेनिंग करने, इससे बढ़िया कोई आपको सेंटर नहीं। मैं सर कई जगहों से, मतलब राजस्थान से भी और अदर स्टेट से भी ले चुका हूँ। जैसे मेरी 5वीं ट्रेनिंग है, तो सबसे बेस्ट ये है यहाँ आने का सबसे जो आपको बेनिफिट है। अब बुखार में क्या देना है ये आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। पर ये कब नहीं देना है ये आपको नहीं वो बता पाएगा, वो तो नॉर्मली जानकारी। तो ये चीजें आप यहाँ आके सीख सकते हो। नरेंद्र भाई एक बात और मैं पूछूं, जैसे आपने गोट फार्म स्टार्ट कर दिया है, करना चाहते हो? नहीं, मैं सर थोड़ा पहले से कर रहा हूँ, मेरे को 1.5 साल हो गया। छोटे स्तर पे कॉमर्शियल तरीके से कर रहे हैं आप?
नहीं, मैं कॉमर्शियल भी मान सकते हो या वैसे भी मान सकते हो, मैं कर रहा हूँ। मैंने 15 बकरियों से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 71 नग हैं। कौन से नस्ल के ले रहे हो आप? मेरे पास सर सिरोही भी है, हाँ। कुछ न कुछ सोजत के भी हैं, मतलब ऐसी मेरे पास कोई प्रॉपर ब्रीड नहीं है। हाँ, मतलब मैं तो मिक्स में काम कर रहा हूँ। और आप स्टॉल फीडिंग पे करते हैं या फिर घुमाने की? मैं स्टॉल फीडिंग पे ही कर रहा हूँ। स्टॉल फीडिंग पे। हाँ जी। तो एक सवाल मेरा और रहता है जैसे किसान साथियों का कि स्टॉल फीडिंग पे बकरियां ग्रोथ नहीं कर पाती और अच्छी मतलब इनकम नहीं ले पाते हैं। इस आपने कितना टाइम हो गया इसमें स्टॉल फीडिंग पे काम करते हुए? सर इसके लिए मैं आपको जो ऑल इन वन सोल्यूशन है ना जी, वो बताना चाहूंगा। जी बताइए। आपको कहीं लगाने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जी। आप यहाँ आ जाओ जी, निसार भाई के सेंटर पे। हाँ, आप यहाँ आ जाओ जी, और आप फिर लोगों को समझाने लग जाओगे। तो निसार भाई एक सवाल आपसे और रह गया था। नहीं, थैंक यू बाद में कहना, पहले एक सवाल का मैंने जवाब देना। जैसे जो आपने इतना बढ़िया वो उसके लिए निसार भाई ने आपको थैंक यू बोला। थैंक यू आपको मेरी तरफ से भी, क्योंकि देखो आपने यहाँ के बहुत सारी बातों के बारे में गोट फार्मिंग की जानकारी पता चली। मैं एक चीज दोस्तों आपको और बताना चाहूंगा जी। बैच खत्म हो गया है जी, और लमसम मेरे को लगता है कि 2 से 3 बजे का टाइम होगा। हाँ। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे को किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं रोका है। जी, जी, जी। ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ। रुकने का कारण ये है जी। कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्ञान इतना है कि आपको मतलब जाने का मन नहीं करता, अर्जित करने का प्रयास करोगे। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा जिज्ञासु आदमी है तो उसके लिए चाहे आप साल में 2 ही बैच करवाओ जी, पर वो कम से कम 20 दिन के लिए बैच होना चाहिए सर आपका। 5 दिन कम है। बिल्कुल साहब 5 दिन कम है, काम करने होते पर हैं। ऐसा नहीं है कि 5 दिन कम है, पर 5 दिन में आप पूरा सीख जाते हो लगभग। जो मेन चीज होती है एक फार्मर को जो चाहिए, वे डॉक्टर तो नहीं बना सकते, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अपना वो क्या है कि इमरजेंसी को छोड़ के सारी सिचुएशन है वो मैनेजमेंट है, हैंडल कर सकता है अपने फार्म का। निसार भाई एक सवाल आखिरी मेरा ये है, जैसे एनएलएम के अंदर गोट फार्म और पिग फार्म 2 प्रोजेक्ट ज्यादा रनिंग में है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपको प्रॉफिटेबल कौन सा है, कौन से किसान को एनएलएम का गोट फार्मिंग करना चाहिए, कौन से को पिग का करना चाहिए, इसका जवाब दे दो मुझे सर। जैसे कई किसान साथी पूछते हैं कि सर आपने गोट फार्मिंग का किया है, आपने पिग फार्म क्यों नहीं किया? डिसाइड कर दूंगा मैं अभी कि किसको करना चाहिए। जी, भी जिसके पास 8 से 10 लाख रुपए अपनी घर की बचत है, आपके खुद के पैसे 8 से 10 लाख, वो पिग फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बकरी से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन खर्चा भी 10 गुना ज्यादा है। तो आप ब्याज पर लेके या उधार लेके या पैसे खुद के पास नहीं है तो पिग फार्मिंग मत करो आप, ठीक है ना। अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए खुद की पूंजी है, आप फीड मैनेज कर सकते हो 10-12 महीने का, तो आप पिग फार्मिंग में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद इन्वॉल्व रहो उसमें। अगर आपको लगता है कि यार मैं 2-2.5 लाख से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता मतलब इस प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो आप बकरी पालन करो। मतलब मैंने डिसाइड कर दिया कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। एक जैसे निसार भाई एक सवाल और, जैसे लॉन्ग टर्म हम बिजनेस किसी को लेके चले, पिग फार्म या गोट फार्म, लॉन्ग टर्म के लिए सर गोट फार्मिंग करो। बिल्कुल, इसे बताता हूँ। पिग फार्मिंग एक ऐसी चीज है कि जो चीज जितनी जल्दी उठती है उतनी जल्दी वो डाउन भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई लॉकडाउन लग गया या बाहर के ट्रेडर नहीं आए, तो पिग फार्म ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अपने आसपास भैंस दोगे, वो दूसरे स्टेट में जाता है और वहां पर ही निर्भर हो आप। और वो बड़ा होने के बाद जैसे बिकने की संभावना कम और एक ज्यादा खाने में खर्चा मतलब जितना बड़ा होगा खर्चा, वही बात कर रहा हूँ, 8 से 10 लाख रुपए। वही बकरी ऐसी है, एटीएम है, रास्ते में चलते हुए पैसे की जरूरत है, 500 रुपए सस्ता दे दो, रास्ते में बिक जाएगी। यानी एटीएम से पैसे निकाल रहे हो ऐसे बिक जाएगी। लॉकडाउन लगा कहीं नहीं बिक रही है, गाँव वाला ही खरीद के ले जाएगा, चलो यार बकरा दे दे। तो आपके किसानों के लिए सबसे बेस्ट जो बिजनेस है वो गोट फार्मिंग का बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें देखो दोस्तों मैं बताऊं आपको, एक तो पिग फार्म के अंदर प्रॉफिट ज्यादा, निसार भाई उसमें खर्चा भी ज्यादा है, लॉस होने की संभावना भी उसमें ज्यादा है। बिल्कुल, पैसे वालों का काम है बहुत ज्यादा, जिसके पास पैसे 8-10 लाख जिसके पास अभी जैसे ट्रेंडिंग में बिजनेस चल रहा है, चलो ठीक है, जिस भाई ने स्टार्ट कर दिया उससे प्रॉफिट बढ़िया लेना चाहता है, देखा देखी नहीं, अपनी नॉलेज पूरी, उसके लिए भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और उसके अंदर भी जैसे गोट फार्म का बिजनेस है, कोई आम आदमी मतलब नॉर्मल किसान भी इससे कमा के उसमें क्या पैसे कमा सकता है। बकरी पालन में तो ऐसा होता है कि कोई बीमारी ऐसी होगी तो आसपास बताने वाले 10 आदमी मिल जाएंगे कि यार इसको ये चीज दे दो। पिग फार्मिंग नहीं मिलेंगे आपको, उसमें आपको स्पेशली एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आसपास कोई जिसने रखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हम तो किस उम्मीद पर कर रहे हैं कि बाहर वाले दूसरे स्टेट वाले आएंगे, उनको हम सीधा माल बेचेंगे, वो गड्डी गिना के चले जाएंगे। अगर वो एक ही रास्ता, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सेलिंग का, तो ये समस्या आती है। तो बिजनेस कोई भी दोस्तों, बिजनेस कोई भी ऐसा रखो जिसमें ऑप्शन कई हो, बिल्कुल, और इनकम कम आए लेकिन जनरेट अच्छे तरीके से होती रहे। हाँ, लाइफ टाइम, लंबा टाइम तक चले, आपकी पीढ़ियां भी उस काम को संभाल सके, तो नुकसान होने का कम संभावना। तो निसार भाई आपने इतना टाइम दिया, इतनी नॉलेज दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चाहेंगे
मैं तो यही कहता हूँ आपका जितने लोग भी अपने गजेंद्र भाई का चैनल देख रहे हैं वो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। बीच में थोड़ा सा काफी टाइम पहले की बात है जब डिमोटिवेट हो गए थे, थोड़ा हौसला बढ़ाया, भैया बंदा मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। आज आपका इतना प्यार मिल रहा है भाई को, मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई आप मेरे से भी आगे निकलो, मेरी खुशी होगी। तो नरेंद्र भाई आप क्या किसान साथियों क्या कहना चाहेंगे, गोट फार्म बिजनेस से कितना अच्छा मान के चलते हैं आप? ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है ये बता दो आप सीधा सीधा। सर आप नुकसान में नहीं जा सकते जी, अगर आप एक दो गलतियों को छोड़ के गलतियां नहीं करते हो जी, तो आप नुकसान में नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी लापरवाह हो, ये आपको प्रॉफिट देगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ किसान भाई या साथी कंफ्यूज रहते हैं कि बकरी पालन करें या भेड़ पालन करें। उस चीज के लिए भी यहाँ आपको बताया जाएगा बकरी पालन के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, भेड़ पालन के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। 2 मिनट में बता दो। बिल्कुल। भेड़ बकरी में कोई कंफ्यूज है, मेरे को कौन सा करना चाहिए? तो मान लो कि आपके जहां आपको फार्म लगाना है उसके आसपास अगर खाली जमीन है जो 12 महीने खाली रहती है, सरकारी जमीन है, जोड़ बीड़ कुछ भी है, तो आप भेड़ पालन करो, आपको अच्छा फायदा है। क्योंकि भेड़ को आप परमानेंट शेड के अंदर नहीं रख सकते, उसको चराना ही पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो सीजनल ही खाली जमीन है, मतलब 2-4 महीने तो खाली रहती है, बारिश हो जाती है तो सारी जमीन बुक हो जाती है, अब मेरे को अंदर ही रखना पड़ेगा, तब आप बकरी पालन ही करो। ठीक है, भेड़ पालन के लिए आपके पास 12 मासी ओपन जगह होनी चाहिए। सर भाई एक ही जैसे स्टॉल फीडिंग वाली बात है ना, तो इसमें हम स्टॉल फीडिंग में बकरी को 100+5 का हो, 500+5 का हो, वो कामयाब आराम से सर बकरी स्टॉल फीड पर 100% कामयाब है, 100% कॉमर्शियल तरीके से, बिल्कुल कॉमर्शियल। तो पवन भाई एक मिनट यहाँ पर आना, जैसे आपने मैं मिलाना चाहूंगा भाई पवन भाई से, तो निसार भाई ये बंदे ऐसे हैं जो शिप फार्मिंग और पिग फार्मिंग दोनों कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो पवन भाई मैं पूछूंगा जैसे अपने पास पिग फार्मिंग कब से स्टार्ट करा और शिप फार्मिंग कब से स्टार्ट? पिग फार्मिंग 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। और अपना जो शिप फार्मिंग वो कितने दिन हो गए? उसको ही 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो निसार भाई वाली बात को आप कितना मानते हैं कि भाई अपने पास जमीन खाली आपके इलाके में तो भाई बहुत ज्यादा जमीन है, तो उसके लिए आपने भेड़ पालन को चुना, तो लेकिन पिग फार्म के बिजनेस को आपने कैसे चुना कि भाई ये भी इसके साथ कर लिया जाए? वो पहले से पिग फार्म पहले किया था, बाद में। अच्छा, बाद में आप भेड़े लेके आए। तो निसार भाई क्यों नहीं लेके आए आप? ये बकरी तो खाली जगह ज्यादा है ना उनके पास है, वो आपको वही बात जोड़ ज्यादा है। अच्छा, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई ने पिग फार्मिंग ये दोनों चीज कर रखी है जी, मैंने इसीलिए इनके पास जोड़ बीड़ खाली जमीन ज्यादा है, तो इसलिए अपने आप दिमाग में आ गया, भाई ने सही सिलेक्शन किया भेड़ पालन का। फिर तो आप इनके जैसे बिजनेस को कितना सक्सेसफुल मानते हैं, जैसे आपके अनुसार? अगर ये खुद इन्वॉल्व है और प्रशिक्षित है तो 100% कामयाब है। ये खुद बाहर घूमते हैं, सिर्फ लेबर पर छोड़ रखा है और इनको खुद को नॉलेज नहीं है, तो ये मैं मान के चलता हूँ 90% मतलब फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन भाई खुद इन्वॉल्व है तो 100%। कौन भाई आप खुद हैंडल करते हैं? भाई खुद है भाई, चलो ना, बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो बाकी आपकी पवन भाई की भाई पिग फार्म की वीडियो अपने चैनल पर मिलेगी, इसके बाद में आप देख लेना कैसा इनका बिजनेस है और कितने का इन्वेस्ट इन्होंने किया है। ये कंप्लीट जानकारी के लिए आप चैनल पर बन रही है। जय जवान जय किसान दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, हम कोशिश करेंगे आप जी। अरे कोई बात नहीं, जाओ भाई।